इन्नेट इम्यूनिटी। हम लोग बात करने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी पे। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी जो है दो तरीके से हम लोगों को मिलता है, एक होता है बाय बर्थ और एक हमें बर्थ के बाद एक्वायर करना पड़ता है। तो हम लोग बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी के। तो इन्नेट इम्यूनिटी के जो है 4 बैरियर्स होते हैं, जिसे हम ट्री के द्वारा याद रखेंगे P2C2। P2C2 P2 मतलब फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, C2 मतलब सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। अब फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल बैरियर या एनाटॉमिकल बैरियर से। बॉडी की जो कवरिंग होती है उसे हम फिजिकल बैरियर बोलते हैं। बॉडी की कवरिंग, तो बॉडी की एक आउटर कवरिंग होती है और बॉडी की इनर कवरिंग होती है। तो बॉडी की आउटर कवरिंग को बोलते हैं स्किन एंड बॉडी की जो इनर कवरिंग होती है उसे म्यूकोसा बोला जाता है। क्या? बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम स्किन बोलेंगे और बॉडी की जो इनर कवरिंग होती है वह म्यूकोसा होती है। तो फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि यह प्रिवेंट करेगा पैथोजन को, जो है प्रिवेंट इंटर ऑफ पैथोजन, हमारी बॉडी में जो है पैथोजन को आने से रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। तो स्किन की हम लोग बात करें तो बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम स्किन बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस होता है। बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम बोला जाता है। म्यूकोसा की यदि हम लोग बात करें तो म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा में म्यूकस सेल होंगे, म्यूकोसा में म्यूकस सेल होंगे, म्यूकस सेल में म्यूकस होगा एंड सीलिया होगा, म्यूकस होगा एंड सीलिया होगा। म्यूकोसा की लाइनिंग जो होती है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया म्यूकोसा के लिए, म्यूकोसा की जो लाइनिंग होगी उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, जिसे GIT भी बोलते हैं। क्या? GIT भी बोलते हैं। या यूरोजेनाइटल ट्रैक, या यूरोजेनाइटल ट्रैक हो जाएगा। म्यूकोसा की लाइनिंग ऑफ, म्यूकोसा की जो लाइनिंग होगी यूरोजेनाइटल ट्रैक, UGT, यूरोजेनाइटल ट्रैक। उसके बाद यदि हम लोग बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर की, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर की सिंपल सी ट्रिक है कि बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशन होगा उनको हम डाल देंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बॉडी की जितनी भी एसिडिक सिक्रीशन होंगे उनको हम डाल देंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर में। अब जैसे एसिडिक सिक्रीशन में क्या होगा, तो HCl का सिक्रीशन होगा। HCl का कहाँ से? स्टमक से, यानी स्टमक से HCl का सिक्रीशन होगा। ओरल कैविटी से जो है, ओरल कैविटी से सलाइवा का सिक्रीशन होगा। टीयर्स का जो होगा, आई से टीयर्स का होगा, सीबम का होगा, सलाइवा का, इस सब का सिक्रीशन होगा। यदि हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखिए कि फीवर यदि होता है तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ये भी हमारे लिए एक बैरियर का काम ही करता है। जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जो एक बैरियर का ही काम करता है। अब पाइरोजन क्या होता है? फीवर कॉजिंग जो एजेंट होता है, जिससे हमें फीवर होती है उसे हम पाइरोजन बोलते हैं। मतलब फीवर कॉजिंग एजेंट को पाइरोजन बोला जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। पीएच की हम लोग बात करें तो एसिडिक पीएच की हम लोग बात करें तो स्टमक की जो होती है 1 to 3 होती है, जो HCl का सिक्रीशन करता है। ओरल कैविटी की बात करें तो 6.7 से 6.9 होता है, जो सलाइवा का होता है, जो सलाइवा में होता है। ओरल कैविटी की यदि बात करें तो इससे सिक्रीशन होता है सलाइवा का, और सलाइवा का पीएच होता है 6.7 to 6.9। वेजाइना की पीएच की यदि हम लोग बात करें, वेजाइना की पीएच की बात करें तो 4 to 5.5 होता है, 4 to 5.5 होता है, जो लैक्टोबैसिलाई उसमें प्रेजेंट होता है। अब सिक्रीशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो सिक्रीशन जो भी हम क्या बोले हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो है क्या आएगा, जो भी बॉडी की एसिडिक सिक्रीशन होगी, जो एसिडिक सिक्रीशन होगी बॉडी की, वो सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम लोग डाल देंगे। तो सिक्रीशन में आई से टीयर का होगा,
अब सीबम क्या होता है, सीबम का सिक्रीशन होगा लाइक जैसे पसीना होता है उसे हम बोलते हैं सीबम। सलाइवा से है, ओरल कैविटी से सलाइवा का होगा, स्टमक से HCl का सिक्रीशन होगा। अब हम लोग सेलुलर बैरियर की बात करें तो सेलुलर बैरियर की सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उनको हम डाल देंगे सेलुलर बैरियर में। जो भी WBC, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी WBC इम्यूनिटी में काम आती है उनको हम डाल देंगे सेलुलर बैरियर में। सेलुलर बैरियर में जो है दो प्रकार की सेल आएगी, 2 टाइप्स ऑफ सेल आएंगे, एक फैगोसाइटिक सेल आएगा, एक नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स में जो है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज आएंगे। मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स जो है ब्लड में होगा, मैक्रोफेज जो है टिश्यू में होंगे। न्यूट्रोफिल्स को जो है PMNL भी बोला जाता है, मतलब कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। मैक्रोफेज जो है मॉडिफिकेशन होता है मोनोसाइट का, मैक्रोफेज टिश्यू मॉडिफिकेशन होता है मोनोसाइट का। मैक्रोफेज जो है टिश्यू मॉडिफिकेशन होता है किसका, मोनोसाइट का। अब नॉन फैगोसाइटिक सेल की बात करें तो नॉन फैगोसाइटिक सेल में जो है नेचुरल किलर सेल आते हैं, नेचुरल किलर सेल, NK सेल, मतलब नेचुरल किलर सेल जो होंगे वह नॉन फैगोसाइटिक टाइप के होते हैं, नॉन फैगोसाइटिक सेल होता है। अब नेचुरल किलर सेल जो है लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट भी इसे बोला जाता है। NK सेल जो है प्रोड्यूस होता है बोन मेरो में, NK सेल जो है प्रोड्यूस होता है बोन मेरो में, एंड इस प्रेजेंट जो होते हैं ब्लड में, यह प्रेजेंट होता है। टोटल लिम्फोसाइट का 10% होता है। NK सेल जो है नेचुरल किलर सेल टोटल लिम्फोसाइट का 10% पाया जाता है, 10% ही होता है। अब साइटोकाइन बैरियर की हम लोग बात करें, साइटोकाइन बैरियर की यदि हम लोग बात करें तो साइटोकाइन, काइन इन मतलब इंटरफेरेंस, इन याद रखने के लिए इन इंटरफेरेंस, साइटोकाइन इन लास्ट में क्या आता है, इन फॉर इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या है, तो इंटरफेरेंस जो है 270 एमाइनो एसिड का जो है बना हुआ होता है, जो एक्ट करता है एंटीवायरल प्रोटीन की तरह, एंटीवायरल प्रोटीन की तरह यह एक्ट करता है। इंटरफेरेंस जो है एंटीवायरल प्रोटीन्स की तरह यह एक्ट करता है, मतलब जो भी वायरस हो गए उसके अगेंस्ट यह काम करने वाला प्रोटीन है। इंटरफेरेंस जो होता है रिलीज होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा। इंटरफेरेंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरफेरेंस जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा रिलीज होता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा रिलीज क्यों होता है, क्योंकि यह नॉर्मल एडजेसेंट सेल की को जो है स्टिमुलेट कर सके, क्योंकि यह नॉर्मल एडजेसेंट सेल जो होती है हमारी बॉडी को उसे स्टिमुलेट कर सके। अब इसे स्टिमुलेट क्यों करेगा, अब इसे स्टिमुलेट इसलिए करेगा क्योंकि ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी की जो एक सेल है वह वायरस द्वारा इन्फेक्ट हो गया, तो वह वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है, जो हमारा सेल इन्फेक्ट हुआ है वह सेल रिलीज करेगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसलिए रिलीज करेगा क्योंकि नॉर्मल एडजेसेंट सेल जो है स्टिमुलेट कर सके, क्योंकि जो है नॉर्मल एडजेसेंट सेल को स्टिमुलेट कर सके। अब यह नॉर्मल एडजेसेंट सेल स्टिमुलेट होगा तो वह क्या रिलीज करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, तो ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन को यानी TIP का फॉर्मेशन करेगा। तो TIP का फॉर्मेशन करेगा तो TIP क्या करेगा, तो उस वायरस की ग्रोथ को जो है इनहिबिट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस नेवर किल द वायरस, इंटरफेरेंस जो है वायरस को किल नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा। क्या इनहिबिट करेगा, तो उसकी ग्रोथ को, वायरस की ग्रोथ को जो है इंटरफेरेंस इनहिबिट करेगा, उसे किल नहीं करेगा। इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस जो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है इंटरफेरेंस, बट वायरस नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होता है, वायरस नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होता है इंटरफेरेंस, लेकिन स्पीसीज के लिए स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस जो है यूज किया जाता है प्रोफिलैक्सिस के रूप में,
इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस का यूज जो है प्रोफिलैक्सिस के रूप में यूज करते हैं या इसे ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है।